वेरी इंपॉर्टेंट, द हिंदू ने इसको 3-4 दिन पहले कवर करा था, अभी इंडियन एक्सप्रेस ने आज ही कवर करा हुआ है ट्यूबरक्लोसिस को लेके। देखो जो ट्यूबरक्लोसिस है, मतलब खांसी आती है इंसान को, शुरू शुरू में तो सूखी खांसी होती है, फिर कफ ऐड होने लगता है, फिर कफ के साथ ब्लड भी ऐड होने लगता है, फिर वो डेंजरस होता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब 2025 को हमने टारगेट करा था कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, पर केसेस बेशक हमारे रिड्यूस हुए हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि केसेस रिड्यूस नहीं हम कर पाए, पर एक दिक्कत आई कि केसेस आज भी लैक्स में ही हैं, और जो डेथ्स हो रही हैं वो आज भी लैक्स में ही दिख रही हैं। बाकी ये लोकेशन को देखिए, कुछ लोग स्माइल कर रहे हैं, क्या हो गया इधर, नोन है? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देख लो। सबसे पहले तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर ट्यूबरक्यूलाई, आई करके लगा दिया जाता है लास्ट में, माइकोबैक्टीरियम इसका जीनस है, वो आपने ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, बीपीएल रेजिमेन, ये किस बीमारी से रिलेटेड है? तो आंसर रहेगा आपका ट्यूबरक्लोसिस। दवाइयों की एक किट है। अब जो दवाइयों की किट आती है ट्यूबरक्लोसिस को लेके, आपने एक और प्रोसेस सुनी होगी, डॉट्स। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लिखा होता था रंग बिरंगे कलर्स का यूज करके, डॉट्स। इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करा जाता है पेशेंट को, मतलब एक डॉक्टर होंगे, उनके साथ नर्सेस होंगी, पेशेंट का एक डाटा बनाया जाता है कि किस लेवल का ट्यूबरक्लोसिस इनको हो रखा है। कईयों का पल्मोनरी लेवल तक चला जाता है, यानी कि जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं। जब आपको खांसी आती है, ऑब्वियस सी बात है, कौन सा पार्ट इन्फेक्ट हुआ, लंग्स वाला, पर ये जो एक्सट्रीम लेवल पे ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये लंग्स के बाद बाकी ऑर्गन्स को भी वीकन करना शुरू कर देता है। अब देखो ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की एक आदत होती है कि वो इनऑक्यूलेशन में रहना पसंद करता है। इनऑक्यूलेशन जैसे दही जमानी होती है, आपने पहले कटोरी में थोड़ा सा रख लिया होता है, फिर उसमें दूध ऐड करा जाता है। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा था, उसको कौन बनाता है? फ्रॉम द लैक्टो शुगर, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है, जो मिल्क की शुगर होती है लैक्टोस, उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। जब ये कन्वर्जन होती है तभी तो फॉर्मेशन होती है कर्ड की। आपने क्या किया, पहले ही थोड़ा सा रख लिया था। वैसे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई क्या करते हैं, लंग्स में आ जाते हैं, और वहां पे होता है म्यूकस, थोड़ा थोड़ा कफ एरिया तो बना ही होता है सभी के लंग्स के अंदर, उस म्यूकस पे जाके ये बैठ जाते हैं, और इनको नंबर डिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प रहती है, मतलब अपना नंबर अभी ये डिवाइड ही करते रहेंगे। तभी तो बोलते हैं कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो जाए तो डॉक्टर को जरूर दिखाए। क्यों? क्योंकि वो फिर आपका एक्सरे वगैरह करेगा, चेक कर लेगा कि कहीं यहाँ पे कॉलोनीज तो नहीं बन गई हैं बैक्टीरिया की, तो वो पहले ही पता लग गया। अगर चेक नहीं करवाया इन केस, वो महीने के 2 महीने होते जा रहे हैं, सिर्फ खांसी आ रही है, ब्लड भी नहीं निकल रहा है, और ज्यादातर जो अवेयरनेस होती है हमारी यही होती है कि ब्लड जब आएगा तब जाके ट्यूबरक्लोसिस होगा। कई बार ये ट्यूबरक्लोसिस एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, मतलब जो बैक्टीरिया था वो इंक्यूबेशन पीरियड में ही रहेगा। आपको खांसी तो आ रही है, पर खांसी तो वैसे भी हो जाती है, सर्दियां आती हैं, एकदम से गर्मी आती है, ठंडा पानी गर्म पानी, उससे भी तो खांसी हो जाती है। तो यहाँ पे कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक भी रहते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक होने की ही वजह से इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के केसेस भी मिलते हैं। पूरे वर्ल्ड में देखें तो हमारा नंबर 1 पे ही आता है। एक तो डेमोग्राफी भी ज्यादा है, ऊपर से स्लम एरियाज आ गए जहाँ पे तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं होती। मुंबई का आपने सुना होगा स्लम एरिया के बारे में, क्या नाम है उसका, धरावी, धरावी, हाँ। वैसे दिल्ली में आप देखोगे, दिल्ली को लेके एक केस स्टडी आज आ रखी थी कि जो बच्चे हैं वो पहले से ही एस्थमेटिक पैदा हो रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 भी क्रॉस कर चुका है, तो मदर के वूम में जब बेबी होता है तो उनको पहले से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। एक लड़का था, उसकी केस स्टडी आई थी, उसको स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, आई थिंक क्रिकेट खेल रहा था। तो जैसे ही वो 17 साल का हुआ तो अब वो एस्थमेटिक हो चुका है, मतलब ग्राउंड में रेगुलरली जा रहा है, स्टेमिना बनाया हुआ था, पर अब सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहे। तो मतलब ऐसी केस स्टडीज आ गई हैं बिकॉज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिड्यूस कर है। वैसे ही अगर सैनिटेशन नहीं होगी तो बैक्टीरिया को एक बहुत अच्छी जगह मिल जाती है प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। और ये वाला टारगेट आपने ध्यान में रखना है, 2025 ये हमारे लिए था कि इस टाइम पे हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। अदरवाइज जो ट्यूबरक्लोसिस वाला टॉपिक आता है आपका, ये आता है 24 मार्च के दिन पे, एडिटोरियल भी और इसका डेटा भी। इस बार नवंबर मंथ में इसी रीजन की वजह से आया है क्योंकि दिसंबर 2025 तक हम पहुंचने वाले हैं, पर हमारे जो केसेस हैं वो अभी भी किसमें है, लैक्स में, तो एलिमिनेशन पे तो नहीं पहुंच पाए। तो फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी थोड़ी बात उठा दी कि बोला तो है एलिमिनेट करना है, तारीफ भी करी है कि काफी केसेस रिड्यूस भी करे हैं, पर रिडक्शन के साथ साथ अभी भी केसेस किस नंबर में लाए कर रहे हैं, तो लैक्स में, जिसमें लैक्स में ही डेथ्स भी देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ओनली। हाँ ट्रीटेबल तो है, वो जो रेजिमेन बताया ना, बीपीएल रेजिमेन,
एम रेजिमेन बोल देते हैं इसको। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए ही किट बनाई गई है। जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट था पहले की भी अगर बात करें, उसमें मल्टी ड्रग्स का यूज करा जाता था। मतलब एक ड्रग नहीं यूज करी जाएगी, मल्टीपल ड्रग्स होंगी, उनका कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड करा जाएगा अंडर जो थेरेपी मैंने बोली, डॉट्स थेरेपी। डॉक्टर डेली चेक करेगा कि मेडिकेशन देने के बाद क्या क्या सिम्टम्स के अंदर रिडक्शन आई। तो जो प्रोसीजर था ना पहले मल्टी ड्रग्स का यूज करके, वो चलता था 12 महीने से या 24 महीने भी कई बार लग जाते थे अगर ज्यादा ही एग्रेसिव ट्यूबरक्लोसिस हो रखा था किसी पेशेंट को। ये जो बीपीएल एम रेजिमेन लाया गया है, इसका टाइम पीरियड 6 महीने का है। मतलब ट्रीटेबल तो है, ट्रीट इसको करा जा सकता है। और वहीं पे ट्यूबरक्लोसिस की भी बात करें, सोशली स्टिग्मेटाइज्ड ट्यूबरक्लोसिस भी है। सोशल स्टिग्मा डिफरेंट होता है, प्रोटेक्शन डिफरेंट होती है। आप बचाव कर सकते हो, पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जब खांसी आए तो अपने मुंह पे मास्क वगैरह लगा के रखें। पर सोशली स्टिग्मेटाइज कब होती है? जब कई बार पेशेंट भी आगे आगे चल रहे होते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, तो उसके बाद चीजें स्टिग्मेटाइज हो जाती हैं। फिर एक कम्युनिटी मेन स्ट्रीम बनती है, एक बन जाती है बीमारियों वाली कि इनको तो साइड में रखना है, हमने साइड में रहना है। सोशली स्टिग्मेटाइज मतलब सोसाइटी ने उसको फिर स्टिग्मा बना दिया कि इनको नहीं छूना है। तो यहाँ पे पेशेंट और जो उसके आसपास के लोग होते हैं, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने प्रोटेक्शन लेके चले। तो ट्यूबरक्लोसिस के केस में अब देखो, ये प्रॉपर आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, कहीं पे लिख लेना इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब टीबी जो बर्डन है इंडिया के अंदर, वो डिक्लाइन तो कर रहा है, पर इंडिया अभी भी एलिमिनेशन से बहुत दूरी पे है, क्योंकि हमारे जो केसेस हैं 27.1 लाख केसेस 2024 में देखे गए कि इतने केसेस इमर्ज हुए बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ओनली। ये स्टैट नहीं है 2-4 सालों का, ये एक ही साल का डेटा दे रखा है। उसके अलावा 3 लाख डेथ्स भी देखी गई बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो नंबर अभी भी काफी ज्यादा है, यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई। और जो हमारा टारगेट था 2025 का, वो हम नहीं अचीव कर पाए हैं, ये हमें दिखाया गया। उसके बाद ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर देखोगे तो बहुत डेडलीस्ट इन्फेक्शन ही माना गया है इसको। 10.7 मिलियन पीपल इससे डाई करते हैं, 1.23 मिलियन डेथ्स होती हैं। और 2024 का जो टीबी रिपोर्ट है, अभी ये मतलब जो डेटा है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो नहीं दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एंड से करा है कि हमने ऐसे ऐसे सर्वे करवाए थे, इंडिया के अंदर अभी भी केसेस बहुत ज्यादा है। हमारी मिनिस्ट्री ने नहीं बोला है। खैर, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो मुकर भी जाएगी ऐसे केसेस में। हम बोल देते हैं कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है, पर पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना, पढ़ा नहीं जा रहा है, तो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो रीजन कि क्यों नहीं पढ़ा जा रहा है। तो वो वही चीज हमसे भी एक्सेप्ट नहीं होती। हाँ, वही वही चीज। फिर उसके बाद हाईएस्ट डायग्नोस केसेस आप देखोगे तो 2024 में थे 26.18 लाख, तो बड़े ज्यादा केसेस हैं। मिशन केसेस अभी भी लो हैं, सिर्फ 1 लाख ही केसेस को हम मीट कर पा रहे हैं, और जो बाकी के केसेस हैं वो अनडायग्नोस ही रह जाते हैं। अनडायग्नोस मतलब जो पेशेंट है उसके अंदर बैक्टीरिया का एसिम्टोमेटिक फेज चल रहा है, जिसमें पता ही नहीं लगा कि उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम एंटर कर चुका है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आ गया। और जो ये पॉइजन बनाता है वो है ट्यूबरक्यूलिन। ट्यूबरक्यूलिन, ये जो बैक्टीरिया है, जैसे ये लंग्स में जाके बैठेगा या रेस्पिरेटरी सिस्टम में बैठेगा, तो एक पॉइजन या टॉक्सिन भी रिलीज करता रहता है, जिसको बोल दिया ट्यूबरक्यूलिन। और जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो नाम से पता लग रहा है कि इसके आपसे कोई भी नहीं पूछेगा कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, सामने लिखा हुआ है नाम भी। इससे जो पूछी जा सकती है चीज, दैट इज कि ये बैक्टीरियल है, वायरल है, प्रोटोजोन है, कैसा है, तो आंसर रखना याद, बैक्टीरियल। उसके अलावा अगर लंग्स तक अफेक्ट हो चुका है तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड आ गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फोकस करना है। और अगर बाकी पार्ट्स में भी स्प्रेड करता जा रहा है, मतलब हीनियस लेवल पे आ चुका है बैक्टीरिया की, मैं खत्म ही कर देनी है बॉडी, तो बोलेंगे इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाहर भी ये फैल चुका है, एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया, बाकी के ऑर्गन्स भी इसमें इंपैक्ट हो रहे हैं। नहीं, ट्रीटेबल वही ना, इंटेंसिटी डॉट्स में ही देखी जाती है कि बचने के चांसेस कितने हैं। अभी भी लैक्स में है, तो जब सवेयर हो जाते हैं तो बचने के चांसेस भी कम होते हैं। तभी तो बोला कि जब डायग्नोसिस किट्स होती हैं अवेलेबल, कि पहले ही चेक करना शुरू कर दो कि किस पॉपुलेशन के अंदर कितने ज्यादा केसेस इमर्ज कर रहे हैं, कि वो जो एसिम्प्टोमेटिक वाला फेज है उसको पकड़ा जा सके। तभी बोलते हैं कि 2 हफ्ते की खांसी, डॉक्टर को एक बार चेक करवा लो कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी है। और इवन जो टीबी वाली प्रॉब्लम है, इसको एचआईवी के साथ भी कनेक्ट कर लिया जाता है कि हो सकता है इसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी बॉडी में गया है, तो कमर्बिडिटी की तरह ये निकल के आ रही है, जो कफिंग हो रही है, तो वहां पे भी मिसडायग्नोसिस हुई। तभी बोला कि 2 हफ्ते का टाइम हुआ, जाइए डॉक्टर को चेक करवा के आइए। यही रीजन था इसके पीछे। किसको? टर्टल खाने से? पता नहीं अरमान, ये बोला था किसी ने? अच्छा, सुना है। नहीं, मुझे नहीं है पता ये टर्टल खाने से ठीक होता है कि नहीं। वैसे तो कहीं कुछ है फिर कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो बकरी होती है उसके पैर का सूप ऐसे होता। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, बस 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 यही चीज। हाँ,
अच्छा, बोन्स के लिए होते हैं, हाँ मतलब ऐसी चीजें होंगी, आपने सुनी हुई, मुझे नहीं पता उसके बारे में। बट एनीवेज, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है ये क्रोनिक है नेचर में। क्रोनिक नाम से पता लग रहा है आपको, स्लो स्लो चलेगा, एक टाइम आएगा जब फिर ब्लड के आपके बलगम के साथ यानी कि म्यूकस के साथ भी ब्लड निकल के आता है, ठीक है। तो अक्यूट निमोनिया का क्या मतलब है? निमोनिया इंस्टेंट रहेगा, प्रॉब्लम इज क्रोनिक। पर अक्यूट निमोनिया का मतलब है कि आपको एस्थमेटिक प्रॉब्लम, आपके लंग्स के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भरना, वो पहले ही शुरू हो जाता है, तो अक्यूट निमोनिया। और बाकी एक पार्ट जो जब अफेक्ट होता है दैट इज एल्वियोलाई। तो सबसे पहले ट्रेकिया था आपका, ब्रोंकाई थे, फिर आगे क्या थे? ब्रोंकियोल्स, और ये क्या था? एल्वियोलाई, जहां पे फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता है। तो सोचो अगर इन एल्वियोलाई से हवा का आना जाना हो रहा है, यहाँ पे जाके म्यूकस बैठ जाए, लिक्विड बैठ जाए, सांस ले पाएगा बंदा? नहीं ले पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है एल्वियोलाई को ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। इस केस में जब टिश्यूज वगैरह एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं वो एल्वियोलाई वाले पार्ट से ही निकाले जाते हैं। इंटेंसिटी देखी जाती है, थोड़ा पेनफुल भी रहता है क्राइटेरिया कि कैसे ये बैठे हुए हैं। तभी बोलते हैं सर्दियों में गर्म पानी जरूर पिए सुबह के टाइम पे, वो डिपोजिशन नहीं होती, वो जो म्यूकस है वो और ज्यादा हार्डन नहीं होता है। गर्मियों में भी थोड़ा सा कोसा पानी ही पीना चाहिए, वो बैक्टीरिया छोटे मोटे जो होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन, कहते हो कैसे होता है? तो किसी ने खांस दिया, हवा से ही सामने वाले पर्सन में भी वो बैक्टीरिया जा सकता है, और फ्लूइड के थ्रू तो जा ही सकता है, खैर इनडायरेक्ट फॉर्म में। ये आ गया लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस, स्टेट एग्जाम में पूछी जाती है ये। एक लेटेंट वर्ड आता है, एक मेटास्टैटिक वर्ड आता है। मेटास्टैटिक जनरली आपने ये कैंसर के केस में सुनी होगी कि इसका जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज में चल रहा था, वो जो लास्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक। मतलब अब सिम्टम तो आए पर एक साथ ही आए, और जो कंडीशन है बॉडी की वो बहुत बुरी हो रखी है। इससे पहले जो आती है वो है लेटेंट स्टेट, लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, यहाँ पे पता ही नहीं लगता है। तो कैंसर के लिए भी ये टर्म यूज करी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी ये टर्म यूज करी जाती है। लेटेंट टीबी के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आता, और जो मेटास्टैटिक फॉर्म होती है सिम्टम के साथ साथ कोमोर्बिडिटी आ रखी होती है। अब क्लियर है ना ये वर्ड? क्या मतलब होता है इसका? सारी बीमारियां एक साथ ही तो मेरे को नहीं सुनाई दिया गीता, जोर से बोलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा कि ग्रुप ऑफ डिजीज एक साथ ही लग जाएगी। तभी तो मैंने बोला जब एसिम्प्टोमेटिक फेज चला होता है, कई बार एचआईवी के साथ भी इसको मिसडायग्नोस कर लेते हैं। उधर लगा होता है एलिसा टेस्ट, पता लगता है बाद में कि ट्यूबरक्लोसिस ही था, एचआईवी नेगेटिव वो पर्सन निकल के आया, पेशेंट जो था। तो एनीवेज, और जब बोला कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकता है, तो मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी डिग्रेड कर रहा है। यहाँ थोड़ी सी खांसी हो जाए तब भी इम्यूनिटी की बैंड बज जाती है, ऐसे लगता है ना कि बड़ी वीक हो रखी है बॉडी, बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है। तो सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी वाला फेज चलेगा उसमें सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज होता है। इम्यून सिस्टम मतलब वही सारी चीजें, लिम्फ नोड्स आ गए आपके, स्प्लीन था, स्प्लीन एक्ट एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सीधा क्वेश्चन ये स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब बताओ किसका स्प्लीन हमसे 50 गुना ज्यादा बड़े साइज का था, बजाऊ ट्राइब का। उसमें जो मर भी गए होते हैं आरबीसी वो दोबारा से एक्टिव होते हैं, एकदम से स्प्लैश निकलते हैं, उनके पास ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, डूबने की नहीं, तैरने की कैपेबिलिटी होती है, उसी रीजन की वजह से स्प्लीन ज्यादा बड़े साइज का था। नाउ सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले तो लेटेंट ही चलता है, वो जो एसिम्प्टोमेटिक था हम अज्यूम कर लेते हैं कि जनरल सी खांसी हो रखी है, बाद में जाके लेटेंट से वो मेटास्टेटिक फॉर्म लेता है। जब क्या होगा? क्रोनिक कफ, साथ में ब्लड भी आएगा स्पूटम के अंदर, म्यूकस के अंदर, वेट लॉस देखा गया है, देन एपेटाइट लॉस। अब खांसते रहेगा इंसान, उसको लगती नहीं है भूख, वो एपेटाइट के सारे चैम्बर सप्रेस कर जाते हैं। यहां से कुछ याद आ रहा है एकदम से, जीएलपी ड्रग पड़ी थी एक बार, क्या थी वो? ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड हार्मोन वाली ड्रग, किस चीज को लेके थी? तो किस चीज को लेके थी? नहीं, वेट लॉस ड्रग। लो खत्म, यहीं पे सुनो सुनो, ये जो सारे तुमने आंसर करे ना ये ऑप्शन में दिखेंगे। GLP-1 जो आपने पढ़ा था दैट वाज रिलेटेड टू वेट लॉस, तो उसमें आपने कुछ पढ़े थे हार्मोन, जैसे ग्रेलिन और एल से लेप्टिन। हाँ, एक था लेप्टिन, दूसरा था ग्रेलिन। हाँ, गुड़ गुड़ की आवाज ग्रेलिन, मतलब वो जो खाली हो रखा है, जैसे मेरे पेट में भी अभी मुझे गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है, वहां पे ग्रेलिन हार्मोन दिमाग को मैसेज दे रहा है कि खाना खाओ, तो वो ग्रेलिन हार्मोन था। लेप्टिन होता है कि पेट फुल हो चुका है। मुझे ये बताओ यहाँ पे किसकी एक्टिविटी वो खत्म करेगा सबसे पहले? ध्यान से सुन, सोच के, ऑप्शन ये लिखी है साहब, एपेटाइट को, लॉस ऑफ एपेटाइट। कितने बोलते हैं लेप्टिन, कितने बोलते हैं ग्रेलिन? नहीं,
ग्रेलिन, अरे खाली नहीं होने देगा पेट, ऐसे लगेगा दिमाग को कि पेट भरा हुआ है, तो ग्रेलिन की एक्टिविटी को ये सप्रेस कर देता है। लेप्टिन नॉर्मल ही रहते हैं, तो उसको ऐसे लगेगा हमेशा कि भरा हुआ है पेट, तो ग्रेलिन सप्रेस हो जाता है। ऐसे रिलेट होती है बायो। चलो आ जाओ वापस से। और फीवर आता है, नाइट स्वेट्स आते हैं, पसीना पड़ता है बॉडी में, और फटीग बहुत कॉमन सिम्टम है जो इसमें देखा गया है। बाकी ट्रीटमेंट कैसे चलता है, 2 फेजेस, ये पुराने वाले थे, हम नया वाला ज्यादा फोकस करेंगे। पहला जो स्टैंडर्ड फेज होता था, दवाइयों का कोर्स चलता था 6 महीने, फिर दोबारा से 6 महीने का कोर्स। किसी ने डॉट्स वाला भी पूछा था, आगे बताती हूँ डॉट्स वाली थेरेपी के बारे में। तो ये जो फर्स्ट फेज होता है ये 2 महीने के लिए रहता है, यहाँ पे इंटेंसिव फेज है, यानी कि पूरी केयर एंड टेक करेगा डॉक्टर। फिर उसके बाद जो सेकंड फेज होगा वो कॉन्टिन्यूअस फेज चलता है, मतलब शुरू के जो 2 महीने हैं यहाँ पे डॉक्टर की एक्टिव प्रेजेंस रहेगी, जब दवाइयां उस पेशेंट को दी जाएगी। उसके बाद 2 महीने का टाइम पीरियड निकल गया, पेशेंट ने रेगुलर मेडिकेशन ली, उसके बाद दोबारा से 2 महीने का फेज चलेगा, और इस 2 महीने के बाद कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करी जाएगी, मतलब यहाँ पे एक्टिव रोल रहेगा नर्सिस का, वो देख लेंगे कि डॉक्टर ने बताया था ये वाली दवाई इतने बजे जानी है, तो वो कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। फिर अगला जो 2 महीना होता है उसमें फिर से चेक करा जाएगा कि अब पेशेंट की कितनी रिडक्शन हुई है सिम्टम्स की। अगर तो ट्रीटमेंट के दौरान वो जो सेवेरिटी थी वो रिड्यूस होगी, तो 6 महीने के बाद भी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि अब घर पे थोड़ा केयर एंड टेक करें, डिस्टेंस बनाए रखें, डायरेक्टली जो ट्रांसमिशन है एयर के थ्रू जो होता है उससे साइड में रखें खुद को भी और जो पेशेंट है उसको भी। पर कईयों के केस में एग्रेसिव होता है, तो दोबारा से ये चेन 6 महीने के लिए चलती है, और वो चेन फिर चलती जाती है, कई बार डेथ हो जाती है। हाँ हाँ, पूरी चांसेस है, दोबारा हो सकता है। अभी पोलियो वाला आर्टिकल आ रखा था। अच्छा नहीं आया समझ, मैं करवाती हूँ, अभी लाई हूँ मैं उसको भी, आज कर लेते हैं, आज थोड़ा लंबा खींच लेते हैं लेक्चर, मैंने सोचा नहीं हो पाएगा पर खींच लेते हैं, कल 1 ही घंटे फिर वैसे भी। तो यहाँ पे रिवाइव करते हैं बैक्टीरियाज। आप बोल रहे हैं किसी बैक्टीरिया वायरल डिजीज को हम पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, नहीं, गवर्नमेंट को फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा से ये बीमारी इमर्ज तो नहीं कर रही है। पोलियो वाले पे आती हूँ, उसमें ये आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा, वहां पे 30 साल के बाद दोबारा से पोलियो की स्ट्रेन देखी गई, 30 साल के बाद। उस टाइम पीरियड में ये लग रहा था कि खत्म हो गया है, पर दोबारा से रिवाइव करा है, तो कंसर्न की बात हो जाती है। फर्स्ट फेज इंटेंसिव, सेकेंड फेज कॉन्टिन्यूअस, अगला भी फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर साइकिल डिपेंड करती है पेशेंट कैसे ट्रीट हो रहा है। उसके बाद पहले जो मेडिकेशन चलती थी ना आपकी, ये होती थी जैसे आइसोनाइजिड होती थी, रिमफेम्पसिन थी, पायराजिनामाइड थी, इथैम्ब्यूटोल था, कुछ इसमें एंटीपायरेटिक हैं, कुछ इसमें एंटीबैक्टीरियल हैं, एंटीबायोटिक जिनको आप बोल देते हो। मल्टीपल ग्रुप ऑफ डिजीज ड्रग्स दी जाती थी एक डिजीज को क्योर करने के लिए। अब इसमें क्या देखा गया कि जो टाइम पीरियड था बहुत ज्यादा लगता था, और उतने में साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो जाते थे। तो आज के टाइम पे आपको सुनने को आएगा BPALM रेजिमेन, अभी 2024 में इसकी एंट्री हुई है, और ये 6 महीने का कोर्स चलता है, 12 महीने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, ये इसने अश्योर करा है। पॉजिटिव नोट पे ही हम देखेंगे इसे। BPALM रेजिमेन है क्या चीज, तो ये दवाइयों के नाम। आपसे दवाइयों के जो नाम है शायद यूपीएससी नाम लिख के दे दे, पर स्टेट एग्जाम में सीधा सा सवाल बनेगा कि ये BPALM रेजिमेन किस बीमारी से रिलेटेड है, तो आंसर होगा आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। बेडाक्विलिन है इसमें, प्रेटोमेनिड है, लाइनिजोलिड है, मॉक्सीफ्लेक्सासिन है, ये दवाइयों के नाम है, उसी के ऊपर नाम पड़ गया किट का, दैट इज BPALM रेजिमेन। अब आते हैं डॉट्स के ऊपर, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट्स जिसको बोल देते हैं, वो जो आपने देखे ना पीछे फेजेस बनाए हैं, फर्स्ट फेज इंटेंसिव था, सेकंड फेज कॉन्टिन्यूअस था, उस तरह से वो साइकिल चलती रहती है। तो ये जो डॉट्स था अवेयरनेस से रिलेटेड, पहले जो आपने हॉस्पिटल देखे होंगे, अगर पुराने डिस्पेंसरीज भी इवन देखी होंगी, तो उसमें एक तो बच्चे की तस्वीर बनाई जाती थी पोलियो ड्रॉप्स लेते हुए, पी है किसी ने ओरल ड्रॉप, सभी ने पी होंगी, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी वो, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अब बंदी कर दी है, क्योंकि कंसर्न की बात है आज भी पोलियो। अब पोलियो को छोड़ो, टीबी पे आ जाते हैं। एक तो पोलियो ड्रॉप्स वाली फोटो बनी होती थी जो रूरल एरियाज में स्पेशली हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। दूसरी होती थी डॉट्स थेरेपी, बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता था DOTS, और फिर कॉलेज के स्टूडेंट बाहर बैठते थे, वो क्या करते थे, वही वाला मजनू लैला लिख के उसके ऊपर चले जाते थे, डॉट्स के अंदर सर्कल होता था ना ऐसे खाली पड़ा एरिया, उसमें ये लिख के, वो अवेयरनेस से रिलेटेड था, वो आपको दीवार नहीं दी गई थी कि आप दीवारों पे आए अपनी कलाकारी यहाँ पे दिखाएं, वो अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम था कि अगर डॉट्स थेरेपी सामने रहेगी, साइड में खांसता हुआ आदमी दिखाया होता था, एक साथ में डॉक्टर दिखाया होता था। यहाँ पे इसने मास्क तो नहीं पहना है, पर हमारे वाले में उसमें जो पिक्चर्स बनी होती थी उस पर मास्क भी लगाया होता था, क्योंकि ट्रांसमिशन एयर से भी हो सकता है, डॉक्टर भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब ये जो डॉट्स थेरेपी थी दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स, इसका मतलब होता था कि अगर आपको लगता है, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू स्टेटमेंट चला दी कि अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, सुनिए ना, ये सारी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो जाए तो डॉक्टर को चेक करवाएं, ये कैंपेन थी अवेयरनेस रिलेटेड, कि ऐसे नहीं सोचना कि नॉर्मल सी खांसी है। तभी तो जो मदर्स होती थी वो फटाफट से, बच्चे को खांसी हुई नहीं दवाई लेके आओ, कोडीन जिसपे लिखा होता था,
कोडीन आपके भांग ओपियम जो होते हैं इसी से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, स्लीप इंड्यूसिंग होता है। तो बच्चे ने जैसे दवाई पी वो सो गया। अब मेरे को भी एक बार खांसी हुई तो वो कोडीन का ही डब्बा था, बड़ा गंदा टेस्ट होता था। पहले पिंक वाली मिलती थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वो फिर चल जाता था। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो फिर कड़वी दवाइयां ज्यादा आती हैं। अब वो पी ना जाए, फिर रात को लगी खांसी, खांस खांस के हटा ना जाए, फिर रात में जब पी ना तो एकदम से पी ली, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन वैसी थी। फिर मैं अपनी मदर को बोल रही हूँ कि कल भी ऐसे करना कि जब मैं खांसूंगी ना तभी पिलाना मेरे को, जागे नहीं पीनी है। तो वो टेस्ट की वजह से तभी आपने देखा था कि एडिशंस करी जाती हैं दवाइयों के अंदर, फ्लेवर्स ऐड करे जाते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं पी पाते हैं ऐसी दवाइयां। अब ये जो डॉट्स था, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, जो पीछे मैंने आपको फेजेस बताए कि डॉक्टर नर्सेस की एक्टिव प्रेजेंस प्लस जो उसके नियर एंड बाय, मतलब जो नियर एंड डियर्स होते हैं उनको भी वहां पे बाद में इन्वॉल्व करते हैं, जब पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान जो सिम्टम है वो रिड्यूस करने लगते हैं। तो ये कुछ नहीं था, डॉट्स क्या थी, एक थेरेपी थी जिसमें डायरेक्टली पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता था डॉक्टर्स के थ्रू। आज के टाइम पे अब पैसा आ गया जिनके पास, वो हाई फाई हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा लेते हैं, बाकी रूरल एरियाज में आज भी अप्रोच चलती है। तो ये डॉट्स थेरेपी कुछ नहीं है। डॉट्स सोच के पता नहीं, अब देखो ये अवेयरनेस से रिलेटेड ये वाला साइन भी लगा होता था उसी हॉस्पिटल में, तो कहीं इसको कनेक्ट कर लेते थे कि शायद एड्स के बारे में ये डॉट्स थेरेपी बात करती है। नहीं, ये डायरेक्टली ऑब्जर्व जो ट्रीटमेंट थेरेपी चलाई गई थी ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए चलाई थी। ये जो एड्स का साइन बना था ये अलग से था, पर जब ड्राइंग करोगे आप दीवार के ऊपर तो वो एक साथ ही कर देते थे। तो ऐसी थी ये डॉट्स थेरेपी। आज के टाइम पे भी ये डॉट्स अब तो सारी चीजों में इंक्लूड कर दिया गया है, एक प्रोसीजर होता है हर एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने का, तो उसमें इंक्लूडेड है। बाकी बीपीएलएम रेजिमेंट हमने क्यों इंट्रोड्यूस करा 2024 में, तो हमें ये एलिमिनेशन का प्रोग्राम चलाया था। 5 साल हो गए इसको, मतलब 2020 में ये हमने टारगेट लिया था कि 25 तक हम एलिमिनेशन कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस के केसेस के। पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि अभी भी लैक्स में केसेस आ रहे हैं, लैक्स में ही डेथ हो रही है, तो अभी भी कंसर्न की बात है इंडिया के केस में। पर तारीफ क्या करी गई है कि डिक्लाइन कर रहे हैं केसेस। आज वाले न्यूज़पेपर में ना ग्राफ्स आ रखे हैं, वहां पे दिखाया है कब जाके इमर्ज कर रहे थे, कब रिड्यूस कर रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप 1947 का टाइम पीरियड देखोगे तो आपको केसेस अभी इमर्ज ही मिलेंगे। एक तो पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही थी, ऊपर से अपने पास हेल्थ केयर सेक्टर नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप ही नहीं था, जो लोकली क्लिनिक्स अवेलेबल होते थे उसी से चेकअप करवाए जाते थे। पर जैसे जैसे हेल्थ केयर सेक्टर आता गया तो जो ट्यूबरक्लोसिस थी इसकी डायग्नोसिस भी इंक्रीज हुई, और डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी अवेलेबल होने लगा, मतलब लोगों में अवेयरनेस आई। इवन सोशल मीडिया तो नहीं बोलेंगे, टीवी वगैरह की जब प्रेजेंस आई, रेडियो भी होता था, रेडियो में भी कैंपेन सुना दी जाती थी, जब सॉन्ग आया बीच में ब्रेक ऐड करी होती थी उसमें कैंपेन ऐड कर दी जाती थी, हम दो हमारे दो चली थी कि पॉपुलेशन रिड्यूस करवानी है, इतने सारे बच्चों की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया हो गया उस टाइम पे, रेडियो हो गए, आकाशवाणी जिसको आप बोलते थे, टीवी हो गई, इनका एक एक्टिव रोल हुआ करता था। वैसे ही पैम्पलेट्स बहुत ज्यादा यूज करे जाते थे, अब तो पॉलिटिकल ही यूज बच गया उसका, बाकी पैम्पलेट्स का यूज करा जाता था कि आज पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए। मेरे को तो पहले पता लग जाता था कि आज पोलियो ड्रॉप्स पीने पीने को बुला रहे हैं, टेस्टी लगती थी, पता नहीं बाकियों को नहीं लगती थी, मैंने काफी लंबे अरसे तक पी है पोलियो की ड्रॉप्स। पोलियो वायरस भी बोलता होगा, इसने तो खत्म ही कर दिया, म्यूटेशन के लिए भी नहीं रोका। पर वो डेंजरस होता है, इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वीकेंड फॉर्म होती है इनके अंदर वायरसेस की, वो एक टाइम पे एक्टिव भी हो सकते हैं, जैसे जो केस आया था अभी उसको आगे देखते हैं पोलियो वाला। चलो आ जाओ वापिस से। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस 6 महीने का ये टाइम पीरियड चलेगा, ये जो बीपीएलएम रेजिमेंट के बारे में आपने पढ़ा, और इसका जो सक्सेस रेट है, रिकवरी रेट है, वो हाई है अगर आप पीछे वाली मेडिकेशंस का कंपैरिजन करो। और ओवरऑल कॉस्ट भी देखोगे तो कम है, साइड इफेक्ट्स देखोगे वो भी कम है जो बीपीएलएम रेजिमेंट के हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड आप देखो तो बड़े सारे लोगों की डेथ होती है, इतना ज्यादा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपने वाला याद रख लेना। और यूनाइटेड नेशन ने एंड करना है इसको ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक को बाय 2030। अब यहाँ पे वो 2030 का एपिडेमिक लिख दिया, सबसे छोटी यूनिट इज एंडेमिक, उससे बड़ी एपिडेमिक, उससे भी बड़ी पेंडेमिक। अगर सिर्फ इंडिया में ही ये होता तो वर्ड यूज करते एंडेमिक कि हमारे ही रीजन के अंदर है, पर आसपास की कंट्रीज में भी है तो वर्ड आ गया एपिडेमिक। पर वैसे ही आप डेवलप नेशंस में जाओगे वहां पे नहीं है, तो अभी इसको हम पेंडेमिक नहीं बोल सकते, इसीलिए वर्ड क्या यूज करा, एपिडेमिक। ज्यादातर डेवलपिंग नेशंस इसको जोड़ा गया है। ओके जी, मोर्टेलिटी रेट भी इसका काफी हाई है। डन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जो हेल्थ वाला मैंने करवाया, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बाकी की बीमारियों के साथ भी आप लिंक कर सकते हो, तो इनको ध्यान में रखना है, ये जहन में रख लेनी है, दिमाग में ही रख लेनी है, याद ही कर लेनी है जो मैंने बोली चीजें।